नमस्कार। असली भारत लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदामा बटोला। बहुजन समाज पार्टी ने कल लखनऊ में एक बड़ी रैली आयोजित की। रैली बहुत शानदार रही। रैली में खूब भीड़ उमड़ी और रैली बहुत अनुशासित रही। कहीं कोई भगदड़ की स्थिति नहीं हुई, कहीं से कोई अप्रिय सूचना नहीं आई। अक्सर प्लेटफॉर्म पर भगदड़ होती है, वहां भी मामला शांतिपूर्ण रहा। मायावती जी ने योगी सरकार की तारीफ भी खूब की। सवाल यह है कि मायावती जी ने रैली बुलाई क्यों। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे पास पिछले 3 दशक से बहुजन समाज पार्टी को कवर कर रहे साथी कमल जैन जी हैं, जिनका काशीराम जी के साथ लंबा साथ रहा है और बसपा की राजनीति को भीतर तक समझने के लिए उनसे बेहतर लखनऊ में और कोई आदमी नहीं है। तो कमल जी, क्या कहते हैं आप, रैली क्यों बुलाई गई मायावती ने? दरअसल 1 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने उत्तर प्रदेश में, तो मुख्य रूप से तो विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख के ही ये रैली बुलाई गई है और ये चुनावी शंखनाद भी माना जा सकता है। हालांकि बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार में भी पार्टी सभी सीटों पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसका फोकस यूपी पे ज़्यादा है क्योंकि पूरा जनाधार उसका यूपी में है। यूपी में 4 बार सरकार बन चुकी है और उसको उम्मीद भी आज ज़्यादा। और लगातार इन दिनों बसपा का 2014 के बाद से देखा जाए तो, और 19 को छोड़ दिया जाए सपा बसपा गठबंधन को, तो लगातार बसपा का जनाधार गिर रहा है। तो ये एक बड़ी चिंता मायावती जी की हो सकती है कि अगर ऐसे ही जनाधार गिरता रहा तो उनके लिए राजनीतिक स्थितियां आसान नहीं रहेंगी। रैली के माध्यम से वो अपनी ताकत दिखाना चाह रही थी और उसमें वो करीब करीब सफल भी हुई है। रही बात योगी सरकार की तारीफ करने की, तो उन्होंने बहुत साफगोई से योगी जी की तारीफ की, प्रदेश से भाजपा सरकार की तारीफ की। ये उनकी साफगोई भी हो सकती है और रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। अब रणनीति तो वही बता पाए, उन्हीं को मालूम है किस रणनीति के तहत उन्होंने भाजपा की तारीफ की। हालांकि पूरा जो ढांचा बीएसपी का है, बहुजन समाज पार्टी का है, वो मुख्यतः भाजपा जैसे मनुवादी व्यवस्था के पोषक दलों के खिलाफ ही खड़ा हुआ है और यहाँ तक ताकत जो आई है वो उन्हीं के खिलाफ खड़े होके आई। हालांकि अब बहन जी ने बहुजन से सर्जन का नारा दे दिया है, सभी को लेकर चलने की बात कही है, वो कर भी रही है। ये अच्छा भी है क्योंकि नफरत की भावना तो किसी के प्रति नहीं रहनी चाहिए, लेकिन पार्टी की अपनी एक नीति और रणनीति होती है, उससे हट के अगर कोई जा रहा है तो वो उसकी अपनी एक निजी रणनीति हो सकती है। उसको कितना इसमें फायदा होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात ये है कि मायावती जी ने वो मुद्दे तो रैली में उठाए नहीं जो मुद्दे बहुजन के होते हैं या जो इन सरकारों के दौर में बहुजन समाज झेल रहा है या जो प्रताड़ित हो रहा है या जो उसके काम नहीं हो रहे हैं या जो असुरक्षा की भावना है। अब हालत तो ये है कि अभी चीफ जस्टिस तक पर तो जूता फेंका गया। तो ये जो फीलिंग समाज में आ रही है या आई है, ये इसको मायावती जी क्या पढ़ नहीं रही होंगी क्या? नहीं, निश्चित रूप से पढ़ रही होंगी। पहली प्राथमिकता तो उनकी, हमें ये लगता है कि रैली बुलाने के पीछे उनका मकसद यही रहा होगा कि अपनी ताकत दिखाना, राजनीतिक हल्के में, प्रदेश में ये बताना कि देखो अभी हम मौजूद हैं, हमारी उपस्थिति है और हमारे पीछे एक जनाधार है। अब जनाधार दिखाने का मकसद निश्चित रूप से चुनाव में अपने आप को स्थापित करना है। उनका अपना सीधा मानना ये है, हालांकि वो कहती भी रही हैं तमाम मंचों पे जब सरकार में रही हैं या जब मजबूत स्थिति में रही हैं, कि हमेशा सत्ता धर्म ही पनपता फूलता है। अगर हमारी सत्ता रहेगी तो दलितों को, मजलूमों को, शोषितों को न्याय मिलेगा, उनके खिलाफ कोई अन्याय करने की हिमाकत नहीं कर सकता है। लेकिन ये भी सही है कि जब आप सत्ता में नहीं हैं और इन वर्गों के खिलाफ अन्याय अत्याचार हो रहा है तो इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? वो वर्ग तो आपकी तरफ ही देख रहा है हसरत भरी निगाह से। उसको उम्मीद भी इसी बात की है और शायद इतनी बड़ी तादाद में लोग जुड़े भी इसीलिए यहाँ पे कि बहन जी आएंगी, राजनीति में सक्रिय होंगी, हमारी समस्याओं को लेके मुखर होंगी, सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे, हमारे खिलाफ
जो उत्पीड़न हो रहा है वो कम होगा। अब देखना ये कि बहन जी कि अभी कहना थोड़ा शुरुआती हो गया, क्योंकि अभी रैली हुई है, आगे की उनकी अपनी रणनीति क्या है, हो सकता है जिलों में रैलियां करें, आंदोलन करें, प्रदर्शन करें, धरना करें। अब ये आगे उनकी क्या रणनीति उसके बाद ही बताया जा सकता है। जिलों में धरना प्रदर्शन, क्या आपको लगता है कि भाजपा सरकार की तारीफ करने के बाद अब धरना प्रदर्शन होंगे? नहीं, जनता सर्वोपरि है, उनको अगर अपना वोट समेट के रखना है तो उनकी समस्याओं को लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि और भी दल हैं, जैसे समाजवादी पार्टी ने पीडीए बनाया है। ये बहुजन समाज की बात करती है, बहुजन समाज का ही दूसरा नाम है पीडीए, पिछड़ा, दलित और माइनॉरिटी, यही एक जनाधार है बसपा का। तो वो भी लगातार समाजवादी पार्टी भी काम कर रही है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी, जो भीम आर्मी से निकल के उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, वो भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। अगर ये इस दिशा में काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इसका राजनीतिक नुकसान तो इन्हीं को होगा, समाज को तो नुकसान हो ही रहा है। तो इसके लिए कांग्रेस का इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी मुखर होकर लड़ रही है। इनको भी अगर उनको अपने साथ रखना है तो मुखर होकर इनको लड़ना पड़ेगा। अच्छा, मुखर होकर लड़ना पड़ेगा। अब जिन दलों की बात आपने की है, हाँ। अब जैसे समाजवादी पार्टी ने पीडीए बनाया, चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी से निकल के अपना आजाद समाज पार्टी लेकर के राजनीति में है, और मायावती ये तो है ही है। तो जब मुद्दे सबके एक हैं, लक्ष्य सबका उसी समाज के लिए लड़ना, उसी को न्याय दिलाना है, तो क्या आपको लगता नहीं कि ये लोग अगर एक होते तो ज्यादा बेहतर लड़ाई लड़ते? नहीं, ये तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन एक कैसे हो सकते हैं? एकता मिनिमम कॉमन प्रोग्राम इसीलिए बनाया जाता है, जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक न्यूनतम कार्यक्रम के तहत एक समझौता कर लिया, भाई हम ये करेंगे, आप ये करोगे। इससे दोनों का ईगो नहीं क्लैश होता। मायावती जी की रणनीति शुरू से रही है कि अकेले चुनाव लड़ें, अकेले चुनाव लड़के अपनी ताकत का एहसास करावें। कांसीराम जी ने जिस मकसद के तहत बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था, उनका मकसद ये था कि हम अगर सत्ता में रहेंगे तो हम अपने समाज को ज़्यादा न्याय दिला पाएंगे, और दूसरा हमारे काम से जो दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी के लोगों को लगता है कि हम मान लो भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं या दूसरे दल के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं तो उनके हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो उनको सरकार में दिख जाता है कि उनके हितों की भी रक्षा होती है, उनके हितों से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ होता है सरकारों में। लेकिन सरकार लाने के लिए इनको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के लिए जरूरी है कि जमीन पर उतरें, और जब तक जमीन पर नहीं उतरेंगे तब तक लोग, ये सही है, बहुत दिनों से नहीं निकली थी आम आवाम में, खास तौर से दलितों में, बैकवर्ड में, ये था कि बहन जी को निकलना चाहिए। अगर ये निकलेंगी तो सब लोग इनके साथ जुड़ जाएंगे। इन्होंने आह्वान किया, लोग जुड़े इनके साथ। अब ये समाज जो है इनको हसरत भरी निगाह से देख रहा है कि आगे भी ये आंदोलन में आएंगी, संघर्ष करेंगी, सड़कों पे उतरेंगी, सम्मेलन करेंगी, शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन करेंगी, अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से उठाएंगी, दलितों, खास तौर से दलितों, पिछड़ों के मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर हमेशा मायावती जी मुखर रही हैं। तो ये एक उम्मीद इस वर्ग में जागी है। अब ये शुरुआत ही है, अभी तो बिल्कुल रैली खत्म हुई है, अभी साल भर बाद चुनाव भी है। चुनाव के एतबार से भी इनको उतरना चाहिए जमीन पे, और समाज के हित को ध्यान में रख के भी इनको संघर्ष में आना ही पड़ेगा। अच्छा, मायावती जी पे भरोसा है अभी समाज का? जी जी, नेता तो उनको मानते हैं लोग। हाँ। अब सवाल यह है कि मायावती जी अभी जो देश भर में जो दो फ्रंट बने हैं, एक एनडीए और एक इंडिया ब्लॉक जो है, तो मायावती तो उन दोनों में से किसी में नहीं है। हाँ। और दोनों में कोई उनको शामिल करने के लिए कोशिश भी नहीं कर रहा। भाजपा ने कभी नहीं कहा कि हम मायावती के साथ हैं, इंडिया ब्लॉक ने भी उनको बाहर ही रखा हुआ है। खुद मायावती कहती हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो अब आज की स्थिति है कि 2007 में भले ही उन्होंने सरकार बनाई, वो आज तो वो एक एमएलए की पार्टी है। हाँ। तो क्या लगता है कि मायावती अकेले चुनाव लड़के बगैर किसी गठबंधन के सत्ता में आ सकती है? उनका मकसद तो कुल मिला के जो हमको लगता है, सरकार में आएंगे नहीं आएंगे, स्थितियां तो बहुत कमजोर है, इसमें तो कोई पनपट है नहीं, और लगातार उनका परसेंटेज ऑफ वोट गिर भी रहा है। वो पॉलिटिकल पार्टी से गठबंधन ना करके समाज में जो छोटे छोटे तबके हैं, जैसे अति पिछड़ा वर्ग की तमाम जातियां हैं जो इग्नोर हैं राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे,
इनमें एकता उनका मकसद है। अब उसमें कितना कामयाब हो पाएंगी ये तो समय ही बताए, क्योंकि इसके लिए प्रयास करना जरूरी है। वो लंबे समय से मायावती जी राजनीति की मुख्य धारा से अपने आप को किनारे किए हुए थी। 2007 के बाद ये बड़ी रैली इन्होंने बुलाई है, लगभग 16 साल बाद। तो चुनाव करीब है, साल भर बचा है, दलित समाज उत्पीड़ित है, परेशान है सामाजिक व्यवस्था को लेकर के। ऐसे में उनको इनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर ये खुद को रिवाइव कर ले जाती हैं और परसेंटेज ऑफ वोट इनका बढ़ जाता है, तो आफ्टर पोल भी गठबंधन होते रहे यहाँ यूपी में या देश में। तो कांग्रेस के लिए तो अछूती नहीं है, कांग्रेस ने तो तमाम बार प्रयास किया, लेकिन ये अपनी किन वजहों से उस गठबंधन में नहीं शामिल हुई, ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है, तो वही बता पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में एक विकल्प पोस्ट इलेक्शन का भी रहता है, जैसे कि 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, हालांकि इनको भी सीटें बहुत कम मिली और समाजवादी पार्टी को भी सीटें कम मिली। समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि अगर सीटें सरकार बनाने की स्थिति में दोनों के मिलके बनाने की स्थिति हुई तो हम सपा बसपा में गठबंधन कर लेंगे आपस में, लेकिन वो इतनी कमजोर स्थिति में है कि उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। और 2019 में एक ये प्रयोग इन लोगों ने किया भी। अगर शायद ये भले सरकार नहीं आई थी या वो अपेक्षित सफलता नहीं मिली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को तो वोट सीट के लिहाज से सफलता मिल गई, लेकिन समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। भले वोट सीट के लिहाज से इन लोगों को सफलता नहीं मिली, अगर ये गठबंधन बना होता तो आज जो सामाजिक उत्पीड़न है वो इस हद तक ना जाता, वो कम रहता। क्योंकि जब सामाजिक एकता कम रहता, आपका मतलब है कि भाई चुनाव के बाद भी गठबंधन हो सकते हैं। लेकिन जो आप इतिहास बता रहे हैं उसमें अगर आप देखिए, जो पहला गठबंधन सपा और बसपा के बीच में हुआ था, उस समय काशीराम जी भी थे, मुलायम सिंह जी भी थे, तो वो चुनाव से पहले का गठबंधन था, संयुक्त रैलियां हुई थी और वो राम लहर वाली लहर को रोका गया था, तो बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी। वो तो पहले का घोषित गठबंधन था। सत्ता चुनाव जीतने के बाद कौन सा गठबंधन दोनों का हुआ? चुनाव जीतने के बाद भाजपा से गठबंधन हुआ, इनका 3 बार हुआ। जहाँ भाजपा से गठबंधन 3 बार हुआ, 3 बार सरकार बनाई इन्होंने। 3 बार सरकार बनाई, लेकिन भाजपा से इनकी कभी बनी नहीं। विचारधारा अलग अलग है ना, उनका एजेंडा अलग है, हमारा एजेंडा अलग है। मतलब बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी अपने एजेंडे पे काम करेगी जो सरकार में रहता है। जैसे कल्याण सिंह के पास जब सत्ता हस्तांतरित हुई तो उन्होंने अपने एजेंडे पे काम करना शुरू कर दिया, दलितों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, बहुजन समाज पार्टी को इग्नोर करना। इस बात को लोग आज भी याद करते हैं। आपको एक मिनट रोकें कि जब कल्याण सिंह का आपने जिक्र किया, जब कल्याण सिंह थे, वो भी बड़े नेता थे भाजपा के, पिछड़ों के वो भी नेता थे, तो भाजपा और बसपा में समझौता ये हुआ था कि भाई 6-6 महीने सत्ता रहेगी। तो मायावती जी तो 6 महीने सत्ता हो गई, उसके बाद उन्होंने कल्याण सिंह को तो दिया नहीं था। नहीं, कल्याण सिंह को दिया, सत्ता हस्तांतरित हुई थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हो गए थे। उसके बाद दलित एजेंडे पे इन लोगों का आपस का विवाद हुआ, इन्होंने समर्थन वापस ले लिया था मायावती जी ने। अच्छा, हाँ, तो ये फिर चला नहीं। हाँ, ये गठबंधन नहीं चला, सरकार चली और 5-6 महीने ज्यादा चली सरकार। हाँ, ये बात तो है। तो अब आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की जिस तरह से आलोचना मायावती कर रही है, निशाने पर कांग्रेस और सपा ही है, तो आपको क्या लगता है कि मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी, बाद में भाजपा से गठबंधन कर लेगी? नहीं, बाद में जिसके साथ भी सरकार बनाने की स्थिति हुई, सरकार को लेके तो कोई भी गठबंधन हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी भी कर सकती है, भाजपा भी कर सकती है, बसपा भी कर सकती है, लेकिन उसके लिए उतनी सीटें आना जरूरी है। आना जरूरी है। जब सीट ही नहीं आएंगी तो समझौता किस बात का? फिर कैसे होगा? अब जो व्यावहारिक स्थिति आज है वो ये है कि आज यूपी में तो भाजपा की अपनी खुद की सरकार है, तो अगले चुनाव में क्या भाजपा सीटें हार जाने वाली है कि वो मायावती से फिर गठबंधन करेगी? जहां तक हमको लगता है कि मायावती और भाजपा के बीच में खुला गठबंधन तो कभी नहीं होगा। स्थितियां तभी बनेंगी जब चुनाव के बाद जिसको जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए मायावती जी 70 सीटें, 80 सीटें, 100 सीटें ले आती हैं और ऐसी स्थिति में सरकार बनाने की स्थिति में अगर भाजपा समर्थन करने की स्थिति में हुई और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को रोकने के लिए
भाजपा अनकंडीशनल सपोर्ट कर सकती है मायावती। भाजपा कर सकती है, बशर्ते कि भाजपा की बहुत कम सीटें आवे। हाँ, मतलब उतनी सीटें हैं कि वो भी सरकार में बराबर से आ हाँ, जाए। ठीक बात है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जब मायावती ने रैली बुलाई, कांशीराम को श्रद्धांजलि देना एक कार्यक्रम था, तो लाखों आदमी जो लखनऊ आया वो तो इस उम्मीद में आया कि भाई बहन जी कोई नई घोषणा करेंगी, कोई नारा देंगी, कोई दिशा देंगी, तो बहन जी ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। दरअसल जो बहुजन समाज का वोटर है वो बहन जी को देखने आया था। उसने कहा कि बहन जी की कॉल है, बहन जी ने बुलाया है, तो एक आशा भरी निगाहों से वो लखनऊ चला आया। उसको लगा कि बहन जी सक्रिय होंगी, इसको अब भी उम्मीद है कि बहन जी ने रैली की है, अब आगे सक्रिय होंगी और हम लोग जिलों में अपनी समस्याओं को लेके जो बहुजन समाज पार्टी का यूनिट है, संगठन है, उनके पास जाके अपनी बात रखेंगे। धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो हमारी समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं, पार्टी का एक संगठन और सहयोग से उनकी बातें सुनी जा सकती है, ये उनको उम्मीद है। ये उनको उम्मीद है। तो बहरहाल वो उम्मीद पे आए हैं। हाँ, तो एक आखिरी सवाल ये है, आपने बहुत गहराई से चीजों को जाना है, समझा है, आप साथ रहे हैं। अगर मायावती जी सक्रिय नहीं होती है, जिस तरह से मायावती पिछले कई सालों से निष्क्रिय पड़ी है, अगर वही स्थिति रहती है, तो क्या आपको लगता है कि जो वोट है, बहुजन वाला वोट है, वो पीडीए की तरफ या दूसरी तरफ चला जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो फिर बहुजन समाज का दुर्भाग्य ही होगा अगर बहन जी नहीं सक्रिय होती है तो। और निश्चित रूप से कोई वैक्यूम तो रहता नहीं है व्यवस्था में, वोट है कहीं तो जाएगा ही। अच्छा, अपने समान विचारधारा के लिए जाएगा। हाँ, विचारधारा के लिए जाएगा। तो आकाश आनंद को वो सौंप रही है सब। तो आकाश ने पिछली बार भाजपा की जो है वो कड़ी आलोचना की, तो वो आकाश को पार्टी से निकाल दिया। इस बार फिर आकाश उनके साथ हैं। तो आपको क्या लगता है कि मायावती के पास आकाश जो है पार्टी संभाल पाएंगे? नहीं, मायावती जी आकाश को ग्रूम कर रहे हैं, पॉलिटिकली ग्रूम कर रही है। वो संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे। बात तो ये हुई थी कि भाई समाज से कोई जाएगा, उत्तराधिकारी बनेगा, परिवार से नहीं बनेगा। कांशीराम जी की पहली शर्त ही यही थी, इसीलिए उन्हें घर परिवार सब छोड़ा था। बहुत बड़ी बात। और इनको सत्ता सांतरित, मतलब संगठन का बागडोर और सत्ता इसलिए दी थी क्योंकि ये भी अकेली थी। इन्होंने भी शादी ब्याह नहीं किया था, इन्होंने भी शपथ ली थी कि समाज के हित में काम करेंगे। जब तक समाज का उत्थान नहीं हो जाता, ना शादी ब्याह करेंगे, ना घर बसाएंगे, ना घर बनाएंगे, और परिवार के किसी भी व्यक्ति को उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे। जो समाज से काम करने वाला व्यक्ति होगा, समाज के हित को ध्यान में रख के काम करेगा, मूवमेंट को आगे बढ़ाएगा, उसको उत्तराधिकारी बनाएंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मायावती जो है कांशीराम जी के मूल सिद्धांतों से हट गई है। जो जिस विचार के आधार पे पार्टी बनी थी, उस विचार पर काम नहीं हो रहा। मायावती तो भतीजे को ले आई है भाई। अब बदली हुई परिस्थितियों में वो अपने आप को कितना बदल पाई है या उन्होंने अपने आप को बदल लिया, एक अलग चीज है। स्थितियां राजनीति है, राजनीति में स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन सिद्धांत नहीं बदलना चाहिए हमारा। चलिए, सिद्धांत नहीं बदलना चाहिए, इस पर फिर आगे हमारी नजर रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छी बातें बताई। आपने ये बताया कि भाई सबसे बड़ी बात यह है कि कांशीराम जी ने शादी नहीं की, बहुजन मूवमेंट के हित में नहीं की, और मायावती ने भी परिवार नहीं बसाया इसीलिए कि बहुजन मूवमेंट को आगे जारी रखा जाए, उसको बढ़ाया जाए। लेकिन आज जिस तरह से बहुजन बिखर रहा है, बहुत से लोगों को उसकी पीड़ा है, जो उसके समर्थक है कि भाई आखिर जाएगा, कोई नेता है नहीं, कोई दिशा है नहीं, जो हो रहा वो हो रहा। और जो लोग हैं वो सत्ताधारी दल के आगे पीछे घूम रहे हैं, उनका तो सब कुछ ठीक ही हो रहा है, तो हम लोगों का क्या हो रहा है। तो बहरहाल इस आज के लिए इतना ही। असली भारत लाइव को सब्सक्राइब करिए, इससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की स्वस्थ बहसों में भाग लेने के लिए हमें प्रोत्साहित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।